देवेगौड़ा परिवार की पूरी फैमिली कर्नाटक में पॉलिटिकली एक्टिव है। सीट पर वोटिंग होने के बाद एक आरोप लगा उन पर कि प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी जो हाउस हेल्प है और उनकी मां जो है उनका शोषण किया। 2900 से ज्यादा टेप्स होने का दावा किया जा रहा है। उनके साथ ये अश्लील वीडियो बने हैं, तो वीडियो बनाए किसने? पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की तरह ही सांसद पर यह आरोप लगा है कि उसने महिलाओं का शारीरिक शोषण किया। दोनों जगह पर, चाहे संदेश खाली की बात हो चाहे कर्नाटक की बात हो, दोनों जगहों पर महिलाओं को निशाना बनाया गया। आरोप लगाने वाली महिलाएं थी और वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि वो विदेश चले गए हैं, अगर आरोप इतने गंभीर थे तो उनको विदेश क्यों जाने दिया गया? नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और पब्लिक इंटरेस्ट में इस हफ्ते आपके साथ सबसे बड़े टॉपिक पर जुड़ने का वक्त हो गया है। वैसे तो आप एबीपी न्यूज पर पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं और आपके रुझान और आपका फीडबैक भी हमें लगातार मिल रहा है, लेकिन हर हफ्ते हम सोशल मीडिया के जरिए आपसे बड़ी खबर पर इसलिए बात करते हैं कि टेलीविजन में बहुत सारी बातें होती हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में वहां समय की किल्लत के कारण नहीं हो पाती हैं। इसलिए हम विस्तार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन पर चर्चा कर सकते हैं, उसके अलग अलग पहलुओं को समझा सकते हैं। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में ये शुरुआत की गई है। इस हफ्ते का हमारा सबसे टॉपिक बड़ा है जो वो है प्रज्वल रेवन्ना और उन पर लगे आरोप। एक सांसद पर आरोप क्या लगे हैं? पहले थोड़ा सा मैं प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बता दूं आपको कि एचडी देवेगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे देश के, उनके पोते हैं ये, और इनकी पूरी फैमिली कर्नाटक में पॉलिटिकल फैमिली मानी जाती है, बड़ा सियासी परिवार है। और एचडी देवेगौड़ा के पोते होने के साथ साथ वहां के विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे भी हैं प्रज्वल रेवन्ना, और साथ के साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे भी हैं। तो ये आपको पूरा कनेक्शन समझ आ गया होगा। देवेगौड़ा परिवार की पूरी फैमिली कर्नाटक में पॉलिटिकली एक्टिव है, एक्टिव ही नहीं है, चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री से लेके और लोकसभा तक उनका नाम है, वो पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना का नाम आजकल क्यों सुर्खियों में है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते भी हों, लेकिन एक छोटी सी फ्लैशबैक में मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि प्रज्वल रेवन्ना सांसद, हासन सीट से सांसद थे और अब भी प्रत्याशी हैं। चुनाव के लिए वहां पर वोटिंग हो चुकी है उनकी सीट पर, और उनके सीट पर वोटिंग होने के बाद एक आरोप लगा उन पर और दावा यह किया गया कि प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी जो हाउस हेल्प है और उनकी मां जो है उनका शोषण किया है। और उनके 2900 से ज्यादा यानी 2900 से ज्यादा टेप्स होने का दावा किया जा रहा है और ये टेप्स वायरल किए गए हैं। 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक बार फिर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की तरह ही एक बड़े पॉलिटिकल परिवार के सांसद पर यह आरोप लगा है कि उसने महिलाओं का शारीरिक शोषण किया। हम दो चीजों को इसमें आपके सामने रखना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में बड़े लोगों पर जब शारीरिक शोषण करने के या उत्पीड़न के आरोप लगते हैं तो कैसे, चाहे बड़े बड़े राजनीतिक दल हो चाहे बड़े बड़े राजनीतिक लोग हो, उनका स्टैंड अलग अलग हो जाता है। अब कर्नाटक में स्थिति क्या है? यहां पर जेडीएस यानी देवेगौड़ा की पार्टी का बीजेपी के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में अलायंस है और मिलकर लड़ रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी से यह सवाल पूछा जाने लगा कि प्रज्वल रेवन्ना पर जो आरोप लगे हैं उस पर बीजेपी कुछ बोलती क्यों नहीं। कांग्रेस ने यह सवाल बार बार उठाया, प्रियंका गांधी ने यह सवाल बार बार उठाया, कांग्रेस के अन्य तमाम नेताओं ने उनकी इस लाइन को फॉलो किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया और यह भी कहा कि जो भी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए और इस तरह के आरोप जो है उनको बीजेपी कोई सपोर्ट नहीं करती है। एसआईटी गठित हुई है, वो जांच करेगी, लेकिन ये जरूर कहा कि इस तरह के आरोपों की जांच होनी चाहिए। अब मैं एक सवाल यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की घटना को लेकर। पब्लिक इंटरेस्ट में पूछा यह जाना चाहिए कि दोनों जगह पर, चाहे संदेश खाली की बात हो चाहे कर्नाटक की बात हो, दोनों जगहों पर महिलाओं को निशाना बनाया गया। आरोप लगाने वाली महिलाएं थी। कांग्रेस पर यह इल्जाम है
कि वो संदेश खाली के मुद्दे पर चुप रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, लिहाजा वो संदेश खाली के मुद्दे पर ज़्यादा नहीं बोली, यहाँ तक कि जुबान नहीं खोली, क्योंकि वहाँ पर भी जो शाहजहां शेख जिस पर कि महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगा है, महिलाओं के शोषण का आरोप लगा है, वो टीएमसी का दबंग नेता है वहाँ का। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर आरोप लगे तो कांग्रेस चुप रही। यही बात अगर हम करें कर्नाटक को लेकर, अगर हम कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में बीजेपी के सहयोगी दल के सांसद पर आरोप लगने लगे तो कौन चुप हो गया, यहाँ पर बीजेपी। लेकिन यहाँ बीजेपी ने एक दिन बाद स्थिति को नियंत्रित किया और अमित शाह का बोलना जो है कई तरह के सवालों को विराम दे गया। यानी उन्होंने इतना तो कह ही दिया ना प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पर कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस तरह के आरोप सही नहीं है। यहां एक फर्क आ गया। अब तीसरी बात हम ये करेंगे कि भैया ये मैसेज किस तरह के हैं, क्या ये ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड है, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड है, क्या ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड हैं तो इनके टेप्स लीक कैसे हो गए, ये वीडियो रिकॉर्ड किसने किए, अगर महिलाओं के साथ जो घर में काम करने का दावा करती हैं उनके साथ ये अश्लील वीडियो बने हैं तो वीडियो बनाए किसने, जिसने वीडियो बनाए उससे वीडियो आगे कैसे ट्रैवल हुए, आगे ट्रैवल हुए तो फिर ये वायरल कैसे हो गए। दूसरी बात यह है कि अगर 4-5 साल से इन महिलाओं का शारीरिक शोषण हो रहा था तो ये वीडियो कब से लीक हुए या पब्लिक डोमेन में आए थे या वायरल हुए थे या इन्हें चुनाव के नजदीक किया गया। ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाब अब कर्नाटक पुलिस की एसआईटी खोज रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये वीडियो किसने बनाए, जिसने भी ये वीडियो बनाए तो वो वीडियो लीक किसने किए, लीक जिसने किए उसकी मंशा क्या थी, या ये लीक हो गए। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये डेटा जो प्रज्वल रेवन्ना का था वो लीक हुआ। सवाल यह है कि एक सांसद ने कोई भी इस तरह का डेटा अपने पास क्यों रखा हुआ था, मंशा क्या थी, और अगर इतने सालों तक शारीरिक शोषण हो रहा था तो घर में, आसपास, परिवार में किसी को इस बात का पता नहीं था। अगर पता था तो ये चुनाव तक क्यों रुका रहा, और क्या जिन महिलाओं ने आरोप लगाए हैं उनको पहले इस तरह के आरोप लगाने से रोका गया था, या उन पर दबाव था, या उनको कोई डर था कि ऐसा करने से उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। ये बहुत सारे सवाल हैं, जिसके बाद हम अब आप आगे की बात पर आते हैं कि ये पुराने वीडियो हैं, किसने रिकॉर्ड किए, क्यों रिकॉर्ड किए, क्या मंशा थी रिकॉर्ड करने के पीछे, कैसे लीक हुए, और फिर लोकसभा चुनाव के बीच में ये वीडियो अगर वायरल होते हैं और वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि वो विदेश चले गए हैं, और कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि वो जर्मनी चले गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो प्रज्वल रेवन्ना या फिर विपक्षी दल या फिर एसआईटी के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आरोप इतने गंभीर थे तो उनको विदेश क्यों जाने दिया गया। अब विदेश वो चले गए हैं तो उसकी वापसी के लिए क्या इंतजाम कर रही है सरकार या एसआईटी। ये तमाम चीज़ों को हमने बड़ी गहनता से आपके सामने रखने का फैसला किया, क्योंकि हमारा फर्ज पब्लिक इंटरेस्ट में आपको तथ्य बताना है, और तथ्य के आधार पर सत्य अपने आप बाहर आ जाता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि चुनाव जब तक हासन सीट पे था तब तक इन वायरल वीडियो पर पॉलिटिकल जमीन ज्यादा नहीं गरमाई। तो ऐसे में क्या अगर देवेगौड़ा परिवार जिस समुदाय से वास्ता रखता है या जिसका वर्चस्व कर्नाटक के वोटर में है, जिस इलाके में है, क्या वहां पर कोई खतरा हो सकता था, इसलिए वहां वोटिंग होने तक इस मुद्दे पर चुप्पी रखी गई, या इस मुद्दे पर एसआईटी नहीं बनाई गई, या इस मुद्दे पर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई जितनी गंभीरता वोटिंग के 2 दिन बाद दिखाई गई या वोटिंग के बाद दिखाई गई। ये भी चीज एक बहुत बड़ा जांच का पहलू है। इससे अगला पहलू यह है कि प्रज्वल रेवन्ना विदेश कैसे चले गए। अगर जांच इतनी बड़ी थी, 2900 से ज्यादा, 2900 से ज्यादा अगर टेप्स हैं उनके, और जिसमें शारीरिक शोषण के सबूत हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो ऐसे में इतने बड़े पॉलिटिकल आदमी का यूं बड़े इत्मीनान से बाहर निकल जाना वाकई सवाल खड़े करता है। क्योंकि कर्नाटक में इस वक्त
कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कोई बीजेपी या उसके सहयोगी दल की सरकार नहीं है जिसने प्रज्वल को रोकना जायज़ या वाजिब नहीं माना या समझा। सवाल ये है कि कांग्रेस की सरकार थी, रोक लेती। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि एसआईटी जांच कर रही है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, कोई किसी तरह का हम इसको लेकर फायदा नहीं लेना चाहते हैं, वोट की खेती नहीं कर रहे हैं, ये बात कांग्रेस कह रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस पर आरोप है वो आरोपी कैसे निकल गया? अगर निकल गया है तो अब वापस कैसे लाया जाएगा? अब वापस लाने के लिए इससे पहले कि हम और ज्यादा गहराई में जाएं तो पटियाला आपसे एक बात और शेयर करना चाहता है। प्रज्वल रेवन्ना किस वीजा पर जर्मनी गए हैं? अब यह भी मायने रखता है। क्या वो टूरिस्ट वीजा पर गए हैं? क्या उनके पास वहां का कोई और लंबे समय तक रहने का वीजा है? जो उनका वीजा है उसके आधार पर अब यह तय होगा कि वो वहां से कैसे वापस आएंगे। बहुत सारे यूरोपीय देशों के साथ भारत की ट्रीटी है। अगर कोई आरोपी है जांच में शामिल होना चाहता है या पुलिस उसे करना चाहती है तो उसको बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी तो एसआईटी जांच हो रही है, केस दर्ज हुआ है, लेकिन मुकाम वहां तक नहीं पहुंचा है जांच का कि आपको प्रज्वल रेवन्ना को तुरंत अरेस्ट करना है या इस तरह के सबूत आ चुके हैं या कोर्ट का कोई आदेश बीच में आ गया है कि उनको हर हाल में वापस लाना जल्दी से जल्दी जरूरी हो जाता है। अब ऐसे में अगर वो जिस भी देश में गए हैं वहां का कौन सा वीजा उनके पास है और उस वीजा के लिए किसी भी विदेश से आए आदमी के लिए वापस किसी जांच एजेंसी अगर उन्हें बुलाना चाहती है तो उसके लिए क्या कायदा कानून है? क्या उस देश जिसमें कि भारत का वो व्यक्ति मौजूद है वो कानूनन शरण ले सकता है? क्या उसके पास इस तरह का वीजा है? मान लीजिए आप अमेरिका चले गए हैं और अमेरिका की धरती पर रह रहे हैं और फिर भारत को वांटेड होते हैं, तो वहां बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप लीगल रेमेडीज ले सकते हैं, कानूनी आपको मदद मिल सकती है। इसी तरह के ब्रिटेन में भी है लॉ। बहुत सारे लोग यहां से गए हैं और वो कानूनी शरण लेकर और कोर्ट में केसेस के चलते वहां पर रह रहे हैं। इसी तरह से प्रज्वल रेवन्ना जिस देश में गए हैं, किस वीजा पर गए हैं और वहां पर उनके कितने दिन रुकने की उनको इजाजत है और वहां का कायदा कानून, वहां के नियम क्या कहते हैं कि अगर मूल रूप से भारत के निवासी को दिक्कत होती है और वहां की एजेंसियां उसकी जांच पड़ताल करना चाहती हैं और वो उस विदेश में आकर वहां पर बैठा हुआ है तो उसको वापस भेजने के लिए क्या कानून कहता है? अब प्रज्वल रेवन्ना के सामने यही चुनौती है कि अगर तो वो जानबूझकर इन आरोपों से बचने के लिए वहां गए हैं तब तो अपना कानूनी विकल्प खोजेंगे। अगर वो ये देखने के लिए गए हैं कि जब तक सरकार नहीं बनती है नई या केंद्र में नई सरकार नहीं बनती है तब तक वो इन आरोपों से बचने के लिए, या जैसे कि हमेशा पॉलिटिकली कोशिश होती है कि जितना लंबा या देरी की जा सके वो सब कर लिया जाए और इतने में चीज़ें जो धूल है वो खुद बैठने लगती है या जो बैकडोर चैनल है वो खोला जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो ये सब चीज़ों के लिए अब प्रज्वल रेवन्ना क्या करते हैं वहाँ जाकर, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है? चौथी बात यह है कि अगर प्रज्वल रेवन्ना ये मानते हैं कि उनके खिलाफ ये दुष्प्रचार किया जा रहा है तो उनको आके जांच को फेस करना चाहिए, उनको खुद आ जाना चाहिए अगर सबूत है ही नहीं। और दूसरी बात, अगर सबूत हैं और उनको ये लगता है कि एसआईटी उन सबूतों तक पहुंच जाएगी या जो आरोप या जो दावे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ किए जा रहे हैं अगर उनमें दम है, तो जाहिर सी बात है प्रज्वल रेवन्ना की कोशिश होगी कि जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है या जब तक उनको ये नहीं लगता कि बैकडोर से चीज़ें ठीक ठाक हैं, तब तक वो मुझे लगता है विदेश में रहेंगे। पर उन स्थितियों में सवाल बड़ा कर्नाटक की सरकार पर भी उठेगा कि जब उन्हें ये पता था, वीडियो वायरल थे, 2 दिन बाद एसआईटी बनी, सब कुछ हुआ, तो फिर प्रज्वल रेवन्ना को विदेश क्यों जाने दिया गया? क्या इसके पीछे कांग्रेस को भी दिख रहा था कि कोई पॉलिटिकल या जो उनको सियासी लाभ हो रहा है? इन सब चीज़ों को सोचने के लिए मैं और आप स्वतंत्र हैं, हम ये सोच सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कोई गलत कार्य हुआ है, अगर कोई अपराध हुआ है और जिसके साथ वो अपराध हुआ है वो खड़ा होकर सबूतों के साथ उसको पुलिस को बता रहा है, तो ऐसे में चुनौतियां पुलिस की बढ़ जाती हैं फिर कि वो आरोपों को
सही साबित होने पर और प्रमाण इकट्ठे होने पर कैसे आरोपी को बुलाने के लिए या उसे कानून की जद में लाने के लिए क्या प्रयास करता है। एक तो ये होता है कि आरोपी जितनी देरी अंडरग्राउंड रहेगा, भागा रहेगा या जांच एजेंसी से दूर रहेगा, तो उतने में वो मुद्दा, और चाहे वो मीडिया में हो, चाहे सोशल सर्कल में हो, चाहे वो पॉलिटिकल सर्कल में हो, बना रहता है। लेकिन किसी भी बड़े केस की जांच यहीं तक निर्भर नहीं होती है। उसको कोर्ट के दायरे तक ले जाना एक महत्वपूर्ण चुनौती पुलिस के लिए रहता है। तो उसके लिए आखिरकार कर्नाटक पुलिस अब क्या करेगी। हालांकि पिता और पुत्र यानी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना दोनों को जो है पुलिस ने जांच में शरीक होने का नोटिस दिया है। और एचडी रेवन्ना ने यह साफ साफ कहा है कि ये राजनीति हो रही है और इस राजनीति के खिलाफ वो लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि आरोपों में दम नहीं है जो उनके बेटे के ऊपर लगे हैं, लेकिन अभी तक प्रज्वल रेवन्ना की इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं आई है। तो ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना का बोलना, एक सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, अभी उन तमाम लोगों का बोलना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मसला महिलाओं से जुड़ा हुआ है। और जब तक इस मसले पर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक विपक्ष सवाल उठाएगा, समाज सवाल उठाएगा, आरोप लगाने वाले सवाल उठाएंगे। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि 2900 अगर टेप, तकरीबन 2900 से ज्यादा टेप अगर बताए जा रहे हैं, अगर वो टेप इतने बने हैं तो उन्हें इतने इत्मीनान से आखिरकार किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके पीछे मंशा क्या थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एसआईटी जांच में इसी पहलू को सबसे ज्यादा खंगाला जा रहा है। हमें यह लगता है कि 3-4 हिस्सों में बंटी हुई एक पॉलिटिकल क्या स्टैंड होता है बड़ी बड़ी पार्टियों का, चाहे वो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की बात हो, वो साफ होता है। दूसरा, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर ये दावे सही हैं तो इन आरोपों के दावों के बीच ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिरकार सैकड़ों की संख्या में इतने टेप क्यों बने। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तक अगर हम ये कहें कि वाकई ही आरोपों में दम है तो ये अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये टेप क्यों बनाए गए, इनका मकसद क्या था। क्या किसी में दिमागी तौर पर वो संतुलन खो बैठा था जिसने भी ये बनाए। फिर बड़ी सब बात ये भी है कि लीक कैसे हुए, लीक किए गए या हुए, किसके पास ये गए। जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन महिलाओं को क्या खतरा था, क्या डर था, 4 साल तक ये वीडियो कैसे बनते रहे, क्यों किसी परिवारिक सदस्य को पता नहीं लगा। एसआईटी जांच में ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल एक यही है कि भारत में बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो जब उठते हैं वो मीडिया से लेकर सोशल प्लेटफॉर्म तक बहुत गूंजते हैं, पॉलिटिकल सर्कल में बहुत उनको हवा दी जाती है, लेकिन फिर वो मुद्दे कई बार अपनी मौत मर जाते हैं। हालांकि बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी घटनाएं और अपराध ऐसे भी हैं जो बेनकाब हुए और बड़े बड़े राजनेता और उन अपराधों को अंजाम देने वाले कोर्ट कचहरी के रास्ते जेलों में पड़े, बरसों तक सड़ते भी रहे। लेकिन हम जिस केस की बात कर रहे हैं, क्या सांसद प्रज्वल रेवन्ना का मामला वहां तक पहुंचेगा। और इसमें एक बड़ी चुनौती ये आ गई है कि प्रज्वल रेवन्ना इन आरोपों को लगने के बाद एफआईआर दर्ज होने पर विदेश चले गए, उनको रोका नहीं गया। अब सवाल यह है कि एक आरोपी वापस आएगा, खुद अपनी सफाई देगा, अपना पॉलिटिकल करियर बचाएगा, या विदेश में पनाह लेकर भारतीय पुलिस को, कर्नाटक की पुलिस को एक बड़ा चैलेंज देगा। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। एसआईटी की कार्रवाई पर हमारी नजर बनी हुई है और पब्लिक इंटरेस्ट में इन सवालों के जवाब और इस सेक्स स्कैंडल की पूरी हकीकत जब भी तथ्यों में, किश्तों में, फैक्ट वाइज हमारे पास पहुंचेगी, हम पब्लिक इंटरेस्ट में आपके साथ शेयर करेंगे ताकि ये पता लग सके कि आखिरकार क्या ये केवल एक पॉलिटिकल गेम जीतने के लिए लगाए गए आरोप हैं या फिर वाकई ही ये महिलाओं के शारीरिक शोषण का एक इतना बड़ा मामला है जितना बड़ा मामला शायद किसी भी रसूखदार पॉलिटिकल परिवार में आज से पहले नहीं हुआ। हम हर अपडेट आपको देंगे पब्लिक इंटरेस्ट में, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस हफ्ते इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर हर बड़े अपडेट के लिए आगे भी आप पटियाल और हमारे एबीपी न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार कीजिएगा। हर अपडेट आप तक आएगा।
रोज रात सोमवार से शुक्रवार तक आप हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम देखते हैं, आगे भी देखते रहिए। हमारा सरोकार केवल उन मुद्दों से होता है जो जनता के हित में होते हैं। हम छोटी आवाज़ को एक बड़ा मंच देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ये कोई प्राइम टाइम नहीं, ये आपका टाइम है। और एबीपी न्यूज़ पर पटियाला का पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम अकेला ऐसा हिंदी न्यूज़ चैनल का प्राइम टाइम है जिसमें आपको जगह दी जाती है, आपकी आवाज़ को जगह दी जाती है, आपके मुद्दों को जगह दी जाती है। अगले हफ्ते फिर बड़े टॉपिक के साथ होगी मुलाकात। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।